हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लेटो के आदर्श राजा के बारे में। आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, उनमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहता है जो कि न्याययुक्त शासन व्यवस्था जहाँ पर हो, जो राज्य अपने आप में ही न्याययुक्त हो, एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहता है। उसी कड़ी में या उसी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वो कुछ सिद्धांत देता है, जैसे कि न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और इसके अलावा साम्यवाद का सिद्धांत, और साथ ही एक सिद्धांत और देता है वो किसका, दार्शनिक राजा का। इसका दार्शनिक राजा का या आदर्श राजा का। वो जब अपने राज्य के निर्माण की बात करता है, प्लेटो जब अपने राज्य के निर्माण की बात करता है तो वह सीधा एक बात पर फोकस रहता है कि मुझे राज्य की सत्ता एक ऐसे व्यक्ति को सौंपनी है जो दार्शनिक हो। दार्शनिक से मेरा मतलब, उसका मतलब यह था कि वह व्यक्ति विवेकशील हो, वह व्यक्ति सद्गुणी हो, और सद्गुणी से मतलब उसका ऐसा व्यक्ति जिसमें सभी गुण विद्यमान हो और जो सत्य का प्रेमी हो, जो सत्य से अवगत हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूं। जो प्लेटो है, प्लेटो अपने राज्य की बागडोर, प्लेटो देखिए, प्लेटो की जो पुस्तक है कौन सी, रिपब्लिक। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताता है कि वह एक आदर्श राज्य का निर्माण करेगा। किसका? एक आदर्श राज्य का, एक आइडियल स्टेट का निर्माण करेगा, और उस राज्य की पूरी व्यवस्था देता है, खाका देता है, पूरा खाका तैयार करके देता है। तो वो कहता है कि इस आदर्श राज्य का जो नियंत्रण होगा वो किसी आदर्श राजा, हम कह सकते हैं कि दार्शनिक राजा, किसी दार्शनिक के हाथ में होगी। वो कहता है कि इस आदर्श राज्य का जो बागडोर होगी वो किसी दार्शनिक व्यक्ति के हाथ में होगी, या जो राजा होगा उसे आदर्श बनाया जाएगा, यानी कि उसे दार्शनिक बनाया जाएगा। वो कहता है कि या तो इस आदर्श राज्य का जो राजा होगा, ऑलरेडी जो राजा है, उसे दार्शनिक बनाया जाएगा, या किसी दार्शनिक को राजा बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो ऑलरेडी जो राजा है उसे दार्शनिक बनाया जाए, या राजा का बेटा है राजकुमार, उसे क्या बनाया जाए, दार्शनिक बनाया जाए, या किसी दार्शनिक व्यक्ति को, जो दार्शनिक है, उसे राजा की गद्दी पर बैठाया जाए, उसे आदर्श राज्य के सिंहासन पर बैठाया जाए। उसका सिंपल सा फार्मूला है, और यही है उसका क्या, दार्शनिक राजा। या तो राजा दार्शनिक बन जाए या किसी दार्शनिक व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। हालांकि उसने देखा कि अभी तक उसके समय में उसने देखा कि कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो दार्शनिक है। तो वो कहता है कि या तो मैं किसी राजा को दार्शनिक बना दूं। उसने प्रयास भी किया था, एक राजा के बेटे को, राजकुमार को दार्शनिक बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ उसको दार्शनिक बनाने में। तो फिर दूसरा तरीका यह था कि किसी ऐसे व्यक्ति को ही राजा बनाया जाए जो दार्शनिक हो। और वो दार्शनिक कैसे होगा कोई व्यक्ति, तो उसके लिए वो पूरा का पूरा शिक्षा का सिद्धांत देकर गया। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में शिक्षा का सिद्धांत, क्योंकि शिक्षा के सिद्धांत के माध्यम से वो दार्शनिक व्यक्ति राजा बन सकता है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये पूरा का पूरा, या तो इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति को दार्शनिक बनाया जाए और दार्शनिक व्यक्ति को राजा की पोस्ट पर बिठाया जाए, ये तो ये तरीका है, या फिर राजा को ही दार्शनिक होना चाहिए, या फिर व्यक्ति जो दार्शनिक है उसे राजा की गद्दी पे बैठा दिया जाए। इसका सिंपल सा, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ये बात यहां पर कि प्लेटो क्या चाहता है? प्लेटो एक ऐसा शासन, एक ऐसी राज व्यवस्था चाहता है, एक ऐसा राज्य चाहता है, एक ऐसा तंत्र चाहता है जिसकी बागडोर किसके हाथ में हो, एक दार्शनिक शासक के हाथों में हो। तो इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा एक ऐसा व्यक्ति जो सद्गुणी हो। तो दार्शनिक राजा कौन होगा? जो सद्गुणी हो। और सद्गुण क्या है? देखिए, इसका एक गुरु थे, प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। सुकरात का एक मूल मंत्र था, सद्गुण ही ज्ञान है, और ज्ञान ही सत्य है।
वो कहता है कि वो जो सद्गुणी व्यक्ति है वो सत्य से भली भांति परिचित है, यानी कि उसी व्यक्ति को दार्शनिक राजा कहा जाएगा जो सत्य से परिचित है। यानी कि जो दार्शनिक राजा सद्गुणी है उसके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है यानी कि वो सत्य को जानता है। देखो ज्ञानी किसे कहा है इसने? ज्ञानी उसको नहीं कहा जिसने कई विषय पढ़ लिए हैं, उसने कहा ज्ञानी वो है जो सत्य को जानता है, और सत्य को हर कोई नहीं जानता। सुकरात कहता है कि सत्य को हर कोई नहीं जानता, और सुकरात कहता था कि ये बात हमने जान लिया है कि हम कुछ नहीं जानते। ये बात हमने जान ली है कि हम कुछ नहीं जानते, और जो ये कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ, सही मायने में वो कुछ नहीं जानता है। और जो इस बात को जान लेगा कि वो कुछ नहीं जानता है, तब जाकर उसे सत्य का ज्ञान होगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, सत्य तो बहुत अलग चीज़ है, मैं तो जो अब तक देख रहा था वो तो रियल वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड मतलब भौतिक वर्ल्ड है, लेकिन जो असलियत है वो तो कहीं अलग है। इसके लिए उसने एक सिद्धांत दिया है, किसने? प्लेटो ने, जिसे गुफाओं का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि ये हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये फिलॉसफी का हिस्सा है, हमारे पॉलिटिकल साइंस का ये हिस्सा नहीं है। गुफाओं का सिद्धांत, या जिसे हम किसे कहते हैं प्रत्यय का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत कह देते हैं, गुफाओं का सिद्धांत कह देते हैं, प्रत्यय का सिद्धांत कह देते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि एक गुफा में एक व्यक्ति जाता क्या, उसको ले जाया जाता है, उसको बांध के वहाँ पर रख दिया जाता है, और उस गुफा में उसे कुछ परछाइयाँ नजर आती हैं, वो परछाइयाँ को रियलिटी समझ रहा होता है काफ़ी देर तक, ये रियलिटी है। लेकिन जब उसके हाथ बंधे होते हैं पहले, तो जब तक उसे वो परछाई समझ रहा होता है, जब उसके हाथ खुल जाते हैं तब तो देखता है कि ये तो परछाइयाँ हैं, सच्चाई तो है ही नहीं है जो मैं अब तक देख रहा था। तो फिर जब वो गुफा से बाहर निकल कर आता है, जब देखता है कि रियल वर्ल्ड तो ऐसा है, इसमें घास भी है, जानवर भी हैं, लोग भी हैं, इंसान भी हैं, तो कहता है मैं तो परछाइयों को ही हकीकत मान रहा था, लेकिन जब गुफाओं से बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा कि ये परछाइयों के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, वो तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था, और मैं अपने आप को सोचा था मैंने बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं तो बहुत जानता हूँ, क्योंकि परछाइयों को देख देख के मैं तो ज्ञान ही समझ रहा था अपने आप को। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब गुफा से बाहर निकलता है तब उसे सत्य का ज्ञान होता है। तो ये सत्य वही वाला है, जब गुफा से बाहर आता है तब इसकी जानकारी होती है इस सत्य की, तभी वह ज्ञानी बनता है, और तभी उसी व्यक्ति को सद्गुणी कहते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को क्या होना चाहिए? दार्शनिक राजा होना चाहिए, जिस व्यक्ति को इसी राजा को उसने क्या कहा है? दार्शनिक। जब इस प्रकार का ज्ञान जिस व्यक्ति के पास है वो व्यक्ति दार्शनिक व्यक्ति है, और उस दार्शनिक व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए। इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया देता है वो, इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया भी देता है वो। अब तो अर्थ बता दिया मैंने आपको, अब मैं इसको गुण बता देता हूँ कि दार्शनिक राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वह कहता है कि दार्शनिक राजा को विवेकशील होना चाहिए, जाहिर सी बात है उसके अंदर विवेक होना चाहिए। प्लेटो कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? विवेक, साहस और क्षुधा। ठीक है, कहता है कि विवेक जो होता है ना, जिन लोगों के पास होता है, बुद्धि वाला जो गुण होता है, वो शासकों के अंदर होना चाहिए ज्यादा मात्रा में। कहता है ये तीनों ही गुण हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, मगर कम या ज्यादा मात्रा में, और उस व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो गुण इन तीनों गुणों में से उसके अंदर भीतर ज्यादा है। मान लीजिए जो विवेक गुण अगर ज्यादा है, विवेक जैसा गुण ज्यादा है, विवेकशील है आदमी, तो उसे शासक होना चाहिए। और जिसके अंदर करेज, साहस ज्यादा है, जिसके अंदर वीरता ज्यादा है, उसे सैनिक होना चाहिए। और जिसके अंदर जो क्षुधा ज्यादा है, क्या? क्षुधा ज्यादा है, क्षुधा एपेटाइट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एक प्रकार से एक लालच जैसा। ठीक है, तो ये उत्पादक वर्ग में होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि समाज में 3 वर्ग बनते हैं, किस आधार पर? व्यक्ति के अंदर 3 गुणों के आधार पर। और जब व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, उसी के आधार पर जब वो परफॉर्म करेगा, मान लीजिए उसके अंदर विवेक ज्यादा है तो उसके आधार पर परफॉर्म करेगा तो शासक वर्ग में चला जाएगा, साहस वाले सैनिक वर्ग में चले जाएंगे, और क्षुधा वाले उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे। इसलिए समाज में 3 वर्गों का निर्माण हो जाएगा। इसमें से शासक का जो कार्य है वो किसको करना चाहिए? जिसके पास विवेक है। इसलिए प्लेटो कहता है कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट गुण क्या है? विवेकशील, कि यह विवेकशील होता है।
दूसरा, ये सत्य का अनुगामी होता है। मैंने बताया था आपको कि वो सत्य को जान चुका होता है। ऐसे व्यक्ति को ही राजा बनाना चाहिए जो दार्शनिक, और दार्शनिक कब होगा? जब उसके अंदर सद्गुण आएगा। और सद्गुण कब आता है? जब वह ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी का मतलब जब वह सत्य को जान लेता है, वह गुफा से बाहर निकलकर आ जाता है। ठीक है, तो उसको सत्य का अनुगामी होना चाहिए, न्याय का प्रेमी होना चाहिए। उसे न्याय का प्रेमी मतलब, और उसके न्याय का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ। न्याय के सिद्धांत में प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है भाई? प्लेटो के अनुसार आज के न्याय से नहीं है। प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब है अपने भीतर जो 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में से जिसकी प्रधानता है उसके आधार पर हमें परफॉर्म करना है। और हम समाज में जिस भी वर्ग में शामिल होते हैं उसी वर्ग के कार्य को करना है, किसी दूसरे के वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करना है। यही न्याय है। तो इस प्रकार का न्याय का प्रेमी होना चाहिए इसको। दूसरा है निस्वार्थी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए साम्यवाद का सिद्धांत भी देता है। शासक या सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत भी देता है प्लेटो। किसका? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, आपने देखा हो तो, कि साम्यवाद का सिद्धांत भी देता है, जिसमें वह संपत्ति और परिवार दोनों का साम्यवाद बताता है। ये चीज क्या दिखाती है कि जब इन दोनों को वही आदमी लागू कर पाएगा जो किस प्रकार का होगा? निस्वार्थी प्रकार का होगा। और जो निस्वार्थी नहीं होगा वो राजा बनने के लायक नहीं है। आत्मनियंत्रण, उसके अंदर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो परिवार जैसी चीजों को त्याग रहा है, संपत्ति जैसी चीजों को त्याग रहा है, तो इसके अंदर आत्मनियंत्रण भी होना चाहिए। तीक्ष्ण स्मरण शक्ति, एक और बात यह है कि उसके अंदर जो याद करने की जो शक्ति होनी चाहिए, याददाश्त जो उसकी होनी चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम तेज होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा उसकी तीव्र याददाश्त होनी चाहिए, किसी चीज को भूलना नहीं चाहिए उसको। नेक्स्ट है दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया क्या रहेगी। देखिए, दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया वैसे तो मैं आपको शिक्षा के सिद्धांत में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूं। अगर जिसने मेरे शिक्षा के सिद्धांत का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने साफ बताया था कि जो प्लेटो है वह शिक्षा की व्यवस्था करता है राज्य के माध्यम से। कहता है कि शिक्षा का कार्य राज्य का है। किसका है? प्लेटो कहता है, जो प्लेटो है वह कहता है जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो स्टेट, राज्य देगा। कौन देगा? शिक्षा कौन देगा? राज्य देगा। यानी कि ऐसे नहीं प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल के लिए मना कर देता है, घर घर ट्यूशन की बैन कर देता है। कहता है नहीं, जो सरकारी स्कूल होंगे, यानी कि सरकारी स्कूल होंगे, सरकार या राज्य शिक्षा देगी। और जब वो शिक्षा देगी तो वह स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सभी को देगा, स्त्री और पुरुष सबको शिक्षा देगा। स्त्री और पुरुष सबको शिक्षा देगा, स्त्री को भी शिक्षा देगा और पुरुष को भी शिक्षा देगा। और जब वो शिक्षा देगा तो उसकी जो शिक्षा की जो पूरी की प्रक्रिया होगी वो 50 साल में पूरी होगी, 50 साल में पूरी होगी, जिसके कई स्टेजेस होंगे, जैसे कि प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक होगी आपकी शिक्षा 20 वर्ष में, एग्जाम होगा आपका, जो पास होंगे वो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, जो फेल होंगे वो उत्पादक वर्ग में जाएंगे। 20 साल की उम्र में पहला एग्जाम लेगा आपसे वो। फिर जो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे तो वो 20 से 30 साल तक पढ़ेंगे, 30 वर्ष की उम्र तक वो पढ़ेंगे, यानी कि 10 साल और पढ़ेंगे वो लोग। फिर उनका एग्जाम होगा और एग्जाम में जो पास होंगे वो और हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। और हायर एजुकेशन का किसकी उम्र तक मिलेगी? 35 की उम्र तक मिलेगी। और जो फेल होंगे वो सैनिक वर्ग में चले जाएंगे। तो ठीक है, एक ग्रुप बन गया यहाँ पे 20 साल की उम्र में, दूसरा ग्रुप सैनिकों का बन गया इसमें किसकी उम्र में? 30 साल की उम्र में। अब जो यहाँ पर पास हो गए वो 35 साल तक के पढ़ने के लिए और उच्च शिक्षा पढ़ेंगे यहाँ पर, और 35 वर्ष तक पढ़ने के बाद वो लोग कहाँ चले जाएंगे? 15 साल के लिए और एजुकेशन लेने चले जाएंगे, व्यवहारिक एजुकेशन जो कि समाज में होगी। यानी कि टोटल 35 और 15 50 साल तक, 35 और 15 50 साल तक वो आदमी शिक्षा ही ग्रहण करता रहेगा, चाहे वो व्यवहारिक अनुभव हो या औपचारिक शिक्षा हो, इसके माध्यम से। 50 साल के बाद कोई व्यक्ति किस में शामिल होगा? दार्शनिक वर्ग में शामिल होगा, दार्शनिक राजा बनेगा, शासक वर्ग में शामिल होगा। तो ये इसकी निर्माण की प्रक्रिया रहेगी, पूरी की पूरी शिक्षा का माध्यम। और 50 साल में वो दार्शनिक राजाओं वाली कैटेगरी में शामिल होगा। अब देख लेते हैं कि दार्शनिक राजा के कर्तव्य क्या होंगे। देखिए, इसके कर्तव्य बहुत अच्छे हैं। कार्य विभाजन, यानी कि कार्य विभाजन से मतलब ये है कि भैया सब लोगों को ये
कार्य दे देगा शिक्षा के माध्यम से कि आप इस ग्रुप में रहेंगे, आप इस ग्रुप में रहेंगे और आप इस ग्रुप में रहेंगे, और ये देखेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप को क्रॉस ना करके आए। अगर ग्रुप को क्रॉस करके दूसरी जगह चला जाएगा ना, सो ही इसका सिद्धांत पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। तो ये देखेगा कि भैया कार्य विभाजन को निश्चित रखे, शिक्षा का संचालन करता रहे। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शिक्षा के जो सिद्धांत है इसको ना बिगाड़े, इसका संचालन प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि अगला जो दार्शनिक शासक आएगा इसकी जगह पे वो शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। तो ठीक है, शिक्षा का संचालन प्रॉपर करता रहे। धार्मिक विश्वासों पर भी नियंत्रण रखे, क्योंकि धार्मिक जो विश्वास होते हैं कई बार क्रांति का कारण बन जाते हैं। तो कहते हैं धार्मिक विश्वासों पर नियंत्रण रखना चाहिए इसको। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रतिबंध क्या है। ये इसका जो दार्शनिक शासक होता है, हाँ देखिए दार्शनिक जो शासक होता है, एक और इंपॉर्टेंट बात इसका जो दार्शनिक शासक होता है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। प्लेटो का जो दार्शनिक शासक होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लेटो कहता है कि दार्शनिक शासक जो दार्शनिक राजा है वो कानूनों से भी ऊपर है। यानी कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है या प्लेटो का जो राज्य है, आदर्श राजा है, या हम कह सकते हैं कि जो उसका जो वो बनाना चाहता है, जो राज्य बनाना चाहता है, उसमें जो आदर्श राजा होगा उसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करेंगे, और वो जो कहेगा वही एक प्रकार से कानून होगा, और वो किसी भी कानून से बंधा नहीं होगा जो आदर्श राजा होगा, क्योंकि वो विवेकशील होगा। और जो कानून बनाए जाते हैं वो सामान्य लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, और सामान्य लोगों से तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो आदर्श राजा है। तो कहता है आदर्श जो राजा होता है वह किसी कानून से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि कानून सामान्य लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, और सामान्य लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो आदर्श राजा है। तो कहता है आदर्श राजा अपने विवेक के अनुसार शासन करेगा, विवेकशील है, वो किसी भी प्रकार के सामान्य कानूनों से बंधा हुआ नहीं है। तो कानून से ऊपर है कौन? आदर्श राजा। एक प्रकार से इसने इसे क्या बना दिया है? निरंकुश बना दिया है। क्या बना दिया है? निरंकुश बना दिया है, जिसके ऊपर किसी भी चीज का अंकुश नहीं है। ये बात सही है कि इसे कानून से ऊपर बना दिया है, लेकिन फिर भी प्लेटो उस पर कुछ प्रतिबंध लगा देता है कि तुम्हें भैया ये प्रतिबंध तो तुम्हारे रहेंगे। जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिबंध तो ये है कि आप शिक्षा की पद्धति को बनाए रखोगे, आप जो फार्मूला है शिक्षा का इसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। इसमें अगर छेड़छाड़ कर दी आपने तो पूरी मेरी राज्य व्यवस्था खराब हो जाएगी और अगला शासक नहीं मिलेगा हमें, इसलिए आप इस व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये कह दिया गया कि आपके ऊपर प्रतिबंध है राजा साहब, आप राजा तो हैं, लेकिन आप ये कोशिश भी मत करना कि आप इस शिक्षा को बदल दें, शिक्षा पद्धति को बदल दें, इसको नहीं बदल सकते आप। दूसरा, न्याय सिद्धांत को भी बनाए रखेगा। न्याय सिद्धांत का मतलब है जो व्यक्ति जिस वर्ग में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति उसी वर्ग में कार्य करेगा, उसके अलावा दूसरे वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो 20 वर्ष में फेल हो गया था तो उत्पादक वर्ग में उसे जाना पड़ेगा, तो वहीं जाएगा, वो सैनिक वर्ग में नहीं जा सकता। कभी भी अपने ग्रुप को छोड़ के या वर्ग को छोड़ के दूसरे के वर्ग में शामिल होने की वो चेष्टा भी नहीं करेगा। ये ध्यान कौन रखेगा? ये रखेगा आदर्श राजा। ये उसका कर्तव्य है, और ना तो वो करने देगा, और ना तो ऐसा राजा करने देगा, ना खुद भी ऐसा कहेगा कि तुम करो, उसे करने भी नहीं देगा और सपोर्ट भी नहीं करेगा। राज्य में धन व निर्धनता को बनाए रखेगा, मतलब कहने का मतलब है धन व निर्धनता का ऐसा कंट्रोल करके रखेगा कि इससे ये ज़्यादा कम भी ना हो पाए, ज़्यादा भी ना हो पाए, यानी कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा धनी ना हो जाए, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब ना हो जाए, ऐसी स्थिति को बना के रखेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर प्रतिबंध है कि वह राज्य की सीमाओं को स्थिर रखे, ना तो उन्हें घटने दे और ना ही बढ़ने दे। वह राज्य के आकार, राज्य की जनसंख्या, इन सबको तय कर देता है, और ये भी तय करता है कि राज्य की जो सीमाएं होती हैं वो समुद्र से लगनी नहीं चाहिए, समुद्र से दूर होनी चाहिए। तो वह सीमाओं के बारे में बता के जाता है कि राज्य दार्शनिक राजा के ऊपर ये प्रतिबंध है कि राज्य की सीमाओं को स्थिर रखे, उन्हें छोटा बड़ा ना करे, राज्य में धन व निर्धनता के बारे में बिल्कुल बैलेंस बना के रखे, न्याय के सिद्धांत को टूटने न दे, और शिक्षा पद्धति में कोई चेंजेस न करे, ये उसके ऊपर प्रतिबंध है। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक राजा की क्या आलोचना की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, दार्शनिक राजा की भी आलोचना की जा सकती है। सबसे बड़ी आलोचना तो यही की जा सकती है कि यह निरंकुश प्रवृत्ति का है, इसके ऊपर कोई अंकुश ही नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंकुश तो किससे लगते हैं? कानून से लगते हैं, और कानून तो प्लेटो के राज्य में होंगे ही नहीं। क्यों? तो वो तो कानूनों को निम्न मानता है, निकृष्ट मानता है। किससे? दार्शनिक शासक से, आदर्श राजा से। कहता है आदर्श राजा तो विवेकशील होता है, 50 साल उसने तपस्या की है, इतना उसका सद्गुणी बनाया है,
उसके ऊपर से साम्यवाद का सिद्धांत भी लागू कर दिया उसके ऊपर, तो भी उसके ऊपर आप शक कैसे कर सकते हो। और कानून से तो बोला कि वो बढ़िया डिसीजन देगा, तो बोला कानून की जरूरत नहीं है मेरे राज्य में, राजा की जरूरत है, दार्शनिक राजा की। तो वो दार्शनिक राजा को एक प्रकार से निरंकुश बना देता है। दूसरी क्या है, नागरिकों के स्वयं विवेक का अंत हो जाता है। भाई राजा जो कुछ बोलेगा वही मानना पड़ेगा, नागरिकों का जो स्वयं विवेक कुछ कह रहा है उसे वो सुनेगा ही नहीं, वो कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ वही आदेश है। ठीक है। तीसरी बात है, प्रजातंत्र का विरोधी है। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति जहां पर राजा निरंकुश हो जाए तो प्रजातंत्र का विरोधी ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी लोगों को समानता नहीं है। 3 वर्ग होंगे, कौन? सैनिक, शासक और उत्पादक, जिनमें से इन दोनों को तो राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार है, उत्पादक वर्ग को राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होगा। यही लोग नागरिक कहलाएंगे जो 5040 होंगे, और इनकी गिनती नागरिकों में भी नहीं मानी जाएगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से भेदभाव करता है, असमानता करता है, और प्रजातंत्र का मूल नियम ही क्या है? समानता, इक्वालिटी, और ये इक्वालिटी को ही खंडित कर देता है। काल्पनिक अवधारणा है, ये प्लेटो की जो रिपब्लिक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसकी कल्पना है। ये रिपब्लिक उसने सोचा है ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, ये कहीं वास्तविक है नहीं है, बस कल्पनाओं की उड़ान है। गणित जैसे विषयों पर आधारित, मतलब ये जब अपना रिपब्लिक जैसा ग्रंथ लिखता है और उसमें राज्य के बारे में भी लिखता है, तो गणित और ज्योमेट्री जैसे विषय हैं उन पे ज़्यादा फोकस देता है, बल देता है। और जो अन्य विषय हैं राजनीति के, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, जैसे इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उन पर कोई खास ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उनकी आलोचना करता है। और अगला है, दार्शनिक राजा का शासन अहितकर भी होता है। जाहिर सी बात है, दार्शनिक राजा से हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो शासन का सफल संचालन ईमानदारी से करेगा? कभी करप्ट हो ही जाएगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जो उसको रोक सके। तो ये एक प्रकार से जनता के लिए हितकर भी साबित हो सकता है। तो आई होप ये जो दार्शनिक राजा था प्लेटो का, ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके चारों सिद्धांत यहाँ पर कवर हो जाएंगे इसके साथ ही। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।